इस वीडियो में डिस्कशन का जो टॉपिक है वो है डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर्स। तो चलिए देख लेते हैं इसका स्टेटमेंट क्या है। यह लॉ बताता है कि अगर किसी एक रीजन में, एक कंटेनर में मान ले हमने बहुत सारा गैसेस रखा है, नॉन रिएक्टिंग गैसेस, वो गैसेस एक दूसरे के साथ रिएक्ट ना करें। सो नॉन रिएक्टिंग गैसेस का अगर मिक्सचर हम रखते हैं कहीं पर किसी कंटेनर में, तो उस कंटेनर में जो टोटल प्रेशर एक्सर्टेड होगा उन सारे गैसेस के मिक्सचर के कारण, जो टोटल प्रेशर एक्सर्टेड होगा उस कंटेनर में, वो इक्वल होगा किसके? सम ऑफ पार्शियल प्रेशर्स ऑफ द इंडिविजुअल गैसेस। अर्थात हर एक जो गैस है उसका जो पार्शियल प्रेशर है, इस पे चलिए हम बात करेंगे। ये क्या है? इंडिविजुअल गैसेस का जो पार्शियल प्रेशर्स है उनके सम के। सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि यह पार्शियल प्रेशर है क्या। तो यहां पर हम कंसीडर करते हैं एक कंटेनर, और इस कंटेनर में हमने कुछ गैस मॉलिक्यूल अज्यूम किया। तो चलिए, यह है एक सर्टेन गैस का मॉलिक्यूल, और उसी कंटेनर में एक दूसरा गैस भी रखा हुआ है, तो उसके भी मॉलिक्यूल्स ड्रॉ कर लेते हैं कुछ ऐसे। तो अब जो इस कंटेनर में प्रेशर क्रिएट होगा, ये प्रेशर ये अगर P हुआ, तो ये लॉ, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, ये बताता है कि इसी वॉल्यूम का अगर हम एक कंटेनर कंसीडर करते हैं और उस कंटेनर में हम जो गैसेस का मिक्सचर्स था उनमें से एक गैस को कंसीडर करते हैं, जितना कि यहां पर है। हमने और एक कंटेनर कंसीडर किया कुछ ऐसा उसी वॉल्यूम का, और उस कंटेनर में अब हम जो गैस रखेंगे वो होगा दूसरा वाला गैस। सो दूसरा वाला जो गैस है उसे यहां पर रखा गया। तो ये लॉ ये बताता है कि ये जो पहला वाला गैस है, ये इस कंटेनर में अगर P1 प्रेशर अप्लाई करता है, और ये दूसरा वाला जो गैस है ये अगर P2 प्रेशर अप्लाई करता है, तो इन दोनों के कारण, इन दोनों को अगर एक साथ रखा जाए उसी वॉल्यूम में, तो ये दोनों मिलके जो प्रेशर अप्लाई करेगा, जो कि हमने कंसीडर किया P, तो ये P ये बराबर होगा दो पार्शियल प्रेशर्स के सम। यहां पर दो ही गैसेस हमने कंसीडर किया, तो उन दो पार्शियल प्रेशर्स के सम के। तो इन प्रेशर्स को कहा जाता है पार्शियल प्रेशर्स। अब देखते हैं मॉलिक्यूलर लेवल पे ऐसा क्या होता है कि हम ये कह सकते हैं कि टोटल प्रेशर इज इक्वल टू सम ऑफ पार्शियल प्रेशर्स। इसके लिए देखें, ये जो मॉलिक्यूल्स है, सारे मॉलिक्यूल्स रैंडमली मूव कर रहे हैं। तो ये इस फिगर में देख ले, जहां पर P1 प्रेशर क्रिएट हो रहा, तो ये जो मॉलिक्यूल है ये भी रैंडमली मूव कर रहा है, ये भी रैंडमली मूव कर रहा है, और सब जाके वॉल्स में कोलाइड कर रहे हैं। उसी तरह से ये मॉलिक्यूल भी रैंडमली मूव कर रहा है, ये भी इस तरह से मूव कर रहा है, और उनमें से कुछ मॉलिक्यूल्स जाके वॉल से टकरा रहे हैं कुछ ऐसे, और कोलाइड करते हुए एक फोर्स अप्लाई कर रहा है। तो यहां पर हमने माना कि ये जो मॉलिक्यूल्स है ये फोर्स अप्लाई कर रहा है इस कंटेनर में, ये है F1, और उसी तरह से ये जो दूसरे मॉलिक्यूल्स है या फिर दूसरे कंटेनर का जो मॉलिक्यूल्स है वो इसी वॉल पे जो फोर्स अप्लाई कर रहा है ये है F2। तो जब इन दोनों को साथ में रखा जाए तो आप ये पाएंगे कि यही मॉलिक्यूल जाके टकरा रहा होगा इस वॉल से, और जो जो मॉलिक्यूल्स यहां पर इस सैंपल में इस वॉल से टकरा के फोर्स अप्लाई कर रहा था, वो सारे यहां पर भी उतना ही फोर्स अप्लाई करेंगे, और इसके कारण जो फोर्स क्रिएट होगा वो होगा F1। और ये दूसरे गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो भी आके टकरा रहे होंगे कुछ ऐसे, और टकराते हुए फोर्स अप्लाई कर रहे होंगे, और उस फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होगा ये होगा F2। यहां आपके दिमाग में कुछ बातें आ सकती है, जैसे कि मान ले कि
ये मॉलिक्यूल जो था ये भी इस डायरेक्शन में जा रहा था, इस वॉल से वो टकरा था, लेकिन इस मॉलिक्यूल के एग्जिस्टेंस के कारण ये दोनों टकरा गया और ये जो मॉलिक्यूल था जो कि इस वॉल से टकरा था वो उस वॉल से ना टकरा के इस कलिजन के कारण इस वॉल से टकरा गया। तो क्या इस वॉल में क्रिएट हुआ जो प्रेशर है उसमें कोई चेंज होगा? यहां पर देखें, अगर ये मॉलिक्यूल नहीं होता तो इस फिगर में देखें, ये सीधे जा रहा था और ये टकराने वाला था इस वॉल से, लेकिन इस मॉलिक्यूल के यहां पर एग्जिस्टेंस के कारण ये दोनों टकरा गए और ये मॉलिक्यूल यहां तक इस वॉल तक नहीं पहुंचा। तो क्या ये सारे फैक्टर्स नहीं है कि नेट प्रेशर, अगर बहुत सारे गैसेस के मिक्सचर को हम रखें एक कंटेनर में एक सर्टेन रीजन में, तो नेट प्रेशर पार्शियल प्रेशर के बराबर ना हो? तो यहां पर देखें, ऐसे कलिजन्स होते हैं, बिल्कुल होते हैं। कुछ कलिजन्स होंगे जो कि कुछ मॉलिक्यूल्स के इस वॉल से टकराने का जो इंसिडेंस है उसे रोकेगा, लेकिन कुछ और भी कलिजन्स होंगे। फॉर एग्जाम्पल, एक कलिजन यहां पर हुआ, ये मॉलिक्यूल जा रहा था कुछ इधर और ये मॉलिक्यूल आ रहा था कुछ इधर, ये दोनों टकरा गया और ये रिबाउंड करके इस वॉल से टकरा गया। ऐसा भी तो हो सकता है, या फिर ऐसा तो होता ही है। यही तो मजा है रैंडमनेस का। एक्सट्रीम रैंडमनेस अगर हो और सैंपल अगर बहुत बड़ा हो तो फिर उसमें एक बेहतरीन पैटर्न दिखता है, यह आपको हर जगह दिखेगा। तो कुछ मॉलिक्यूल्स अगर इस वॉल से नहीं टकरा रहे हैं तो कुछ वैसे मॉलिक्यूल्स भी होंगे जिसे कि टकराना होता इस वॉल से या फिर इस वॉल से या फिर इस वॉल से, वो सारे मॉलिक्यूल्स अब इस वॉल में जाके टकराएंगे। सो नेट इफेक्ट जो रहेगा वो वैसा ही रहेगा जैसा अगर कलिजन नहीं हुआ होता तो होता। तो जो भी हो, ये क्लियर है कि जो नेट फोर्स लग रहा है यहां पर, ये नेट फोर्स, ये अगर नेट फोर्स है एफ नेट, तो ये एफ नेट बराबर होगा F1 और F2 के समेशन के। यहां पर मैं आपको एक बात बता दूं कि ये जो लॉ है, ये लॉ आइडियल गैसेस के लिए तो ठीक है, ये दिख रहा है कि P इज इक्वल टू P1 प्लस P2 या फिर F नेट या F इज इक्वल टू F1 प्लस F2, पर ये रियल गैसेस के लिए हमेशा एप्लीकेबल नहीं होता है। ये एप्लीकेबल नहीं है कब? नॉट एप्लीकेबल जब व्हेन प्रेशर इज वेरी हाई। प्रेशर इज वेरी हाई, जब प्रेशर बहुत ज्यादा रहता है तो डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर ये कहता है कि टोटल प्रेशर इज इक्वल टू सम ऑफ पार्शियल प्रेशर्स, इससे वो डेविएट कर जाता है। जितना ज्यादा प्रेशर होगा इसका डेविएशन, इस लॉ का डेविएशन उतना ज्यादा होगा। इसके पीछे का रीजन जो है वो ये है कि आइडियल गैस इक्वेशन डिराइव करते हुए या फिर काइनेटिक थ्योरी में हम हमेशा मानते हैं कि मॉलिक्यूल्स का जो अपना वॉल्यूम है वो जिस कंटेनर में रखा हुआ है या फिर जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है उसके रेस्पेक्ट में काफी कम है। लेकिन हाई प्रेशर में यह बात सही नहीं होता, क्योंकि जब प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, ये एक कंटेनर है जिसमें कि कम प्रेशर है, तो मॉलिक्यूल्स आपको लेस डेंस दिखेंगे। लेकिन वहीं पर यही कंटेनर में अगर प्रेशर आप काफी ज्यादा बढ़ा देते हैं तो यहीं पर आपको बहुत सारे मॉलिक्यूल्स दिखेंगे। तो जो अजम्पशन हम कंसीडर करते हैं कि गैस मॉलिक्यूल्स का जो अपना वॉल्यूम है, मॉलिक्यूल्स का अपना वॉल्यूम, वो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस के रेस्पेक्ट में बहुत कम होता है, तो ये आइडियल गैस इक्वेशन और बाकी सारे इक्वेशंस काइनेटिक थ्योरी के वो एप्लीकेबल होता है। लेकिन हाई प्रेशर में ये तो एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि ये जो बीच का स्पेस होता है इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, ये बहुत कम हो जाता है। जितना इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कम होगा उतना ही आइडियल सिनेरियो से हम दूर जाएंगे। आइडियल सिनेरियो से डेविएट करेंगे।
जितना ज्यादा प्रेशर होगा उतना। तो यहां पर देखे प्रेशर कम, यहां पर भी प्रेशर कम, दोनों को हम अगर मिला देते हैं प्रेशर तो बढ़ गया। तो ज्यादा प्रेशर में रियलिटी जो है इस आइडियल सिचुएशन से डेविएट कर जाता है। तो चलिए वापस आते हैं इस टॉपिक में। हम ये मान के चलेंगे प्रेशर बहुत कम है, तो उस केस में जो टोटल प्रेशर होगा वो पार्शियल प्रेशर के बराबर होगा। तो कहां तक पहुंचे थे हम कि जो नेट फोर्स है वो नेट फोर्स होगा F1 प्लस F2 के बराबर। तो यहां पर अगर मैं इस वॉल का एरिया जो है इसे A मानूं तो वही कंटेनर तो है, तो इसका भी एरिया A होगा और इसका भी एरिया A होगा। तो इस केस में जो प्रेशर था P, इसे हम कह सकते हैं ये होगा F1 डिवाइडेड बाय A। अगले केस में, इस केस में देखें जो प्रेशर था P2, इसे हम कह सकते हैं F2 डिवाइडेड बाय A। और इस केस में देखें जहां पर दोनों ही गैसेस को उसी कंटेनर में रखा हुआ है, तो P, ये P1 था, तो इस केस में P इज इक्वल टू, हम कह सकते हैं यह है F1 प्लस F2 डिवाइडेड बाय A। टोटल फोर्स कितना एप्लीकेबल हुआ, F1 प्लस F2, और एरिया कितना है A, तो इसे हम कह सकते हैं प्रेशर इज इक्वल टू F1 प्लस F2 डिवाइडेड बाय A। इससे आगे हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं F1 डिवाइडेड बाय A प्लस F2 डिवाइडेड बाय A। ये क्या है, ये नेट प्रेशर है, और ये क्या है, ये है P1, और ये क्या है, ये है P2। तो इसी को हम लिख सकते हैं कि ये बराबर है P1 प्लस P2 के। तो ये हो गया डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर कि नेट प्रेशर इज इक्वल टू द सम ऑफ partial pressures।